हे एवरीवन, आ गई हमें वापस पार्ट 3 को लेकर। तो फैन जाओ उसके फ्रेंड से कहता है कि सोलंग उस बेबी को अडॉप्ट कर लेगा और अगर उसने अडॉप्ट नहीं किया तो मैं ही उसका ध्यान रखूँगा। ये सुनकर सिली हुआ तो सरप्राइज हो जाता है। क्या तुम उसका ध्यान रखोगे? वेट, मुझे लगता है तुम वो नहीं हो जिसे मैं जानता हूँ। फैन जाओ कहता है उस बेबी को हम दोनों ने बचाया था, तो मैं चाहता हूँ कि वो अपनी लाइफ को हैप्पीली स्पेंड करे और कोई उसे बताए कि ये दुनिया उतना भी बुरा नहीं है। फिर वो अपने मन में सोचता है, सोलंग मैं बहुत जल्दी ही वापस आऊँगा, तुम मुझे मिस करने के लिए भूल मत जाना। इसके बाद कुछ दिन बीत जाता है और फाइनली सोलंग ने तियन तियन को अडॉप्ट कर लिया और वो उसे अपने साथ घर लेकर आ गया। उसके मॉम से जब वो लास्ट बाय कह के आ रहा था, उसने यूपिंग से कहा था कि अगर अभी भी टाइम है, अगर आप नहीं चाहते कि मैं आपके बेटी को अडॉप्ट करूं तो आप मुझे मना कर सकते हो। लेकिन यूपिंग तो उसके हैंड को होल्ड करके बस स्माइल करते हुए उसकी ओर ही देख रही थी। उसकी आंखों में एक चमक थी जो ये साफ साफ बोल रही थी कि अब वो खुश है क्योंकि उसने अपने बेटे को सही जगह पहुंचा दिया है और उसका फ्यूचर अब ब्राइट है। कार में जब सोलंग तियन तियन को लेकर घर वापस आ रहा था, विंडो से वो नोटिस करता है कि आज चारों तरफ खुशियाँ हैं क्योंकि आज न्यू ईयर है। सब लोग लास्ट ईयर को बाय कह के न्यू ईयर को वेलकम कर रहा है और अब सोलंग भी अपने पिछले साल को याद नहीं करना चाहता। उसके लाइफ ने उसे इतना पेन दिया कि वो अब किसी को भी अपना नहीं कह सकता। लास्ट एक बार फैंजाओ का साथ उसे अपना लगा था, लेकिन उसने जो किया उसके बाद से सोलंग को अब कोई उम्मीद नहीं है और वो कोई उम्मीद रखना भी नहीं चाहता। पर अब धीरे धीरे तियन तियन ही वो जगह लेने वाला है और वो उसे अपना सब कुछ देना चाहता है। एक दिन मेडिसिन खरीदने के लिए जब वो शॉप पर आता है, उसे एक डम्पलिंग का शॉप नज़र आता है, तो वो अंदर जाता है और एक प्लेट डम्पलिंग ऑर्डर करता है। लेकिन जो पर्सन डम्पलिंग लेकर उसके पास आते वो कोई और नहीं, बाइटिंग था। सोलंग तो उसे यहाँ देखकर बहुत सरप्राइज हो जाता है, लेकिन बाइटिंग ज़्यादा सरप्राइज नहीं होती है। वो प्लेट उसके सामने रखकर अपोजिट चेयर पर बैठ जाती है और कहती है कि मुझे माफ़ कर देना जी, मैं आपको बताना चाहती थी पर आपसे कांटेक्ट नहीं हो पाई। सोलंग उससे कहती है कि इट्स ओके, शायद अगर वो उसके जगह होता तो शायद वो भी यही करता। लेकिन क्या तुम मुझे बताओगे क्या हुआ था और ये शॉप क्या ये तुम्हारा है? बाइटिंग कहती है कि हाँ, अब उसने अपनी लाइफ की न्यू चैप्टर स्टार्ट कर दिया है और वो पुरानी ज़िंदगी को भूलना चाहती है। मैंने इतने दिनों से जो पैसे अर्न किए थे उन सबको इकट्ठा करके मैंने ये शॉप खरीद ली है। पर सच बताऊँ तो मैं मिस्टर फैंजो को थैंक यू कहना चाहती हूँ, तो क्या इस काम में आप मेरी हेल्प कर सकते हो? ये सुनकर सोलंग सरप्राइज हो जाता है। फैंजो, तुम उसे कैसे जानते हो और उसने तुम्हारी मदद कैसे की? तो बाइटिंग उसे सब कुछ कहती है कि वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंसने वाली थी और वहाँ से मिस्टर फैंजाओ ने ही उसे बचाया। तो उस वक्त वो सोलंग के साथ कांटेक्ट भी करना चाहती थी, लेकिन फैंजाओ ने ही उसे मना किया और कहा कि यू सोलंग एक रिसर्च में बिजी है तो वो उसे परेशान मत करे, उसकी जो भी प्रॉब्लम है वो उसे बता सकती है, फैंजाओ खुद ही उसका हेल्प करेगा। सोलंग उसे पूछता है, लेकिन तुम दोनों की मुलाकात हुआ कैसे? क्या फैंजाओ खुद तुम्हारे पास आया था? बाइटिंग कहती है कि नहीं, एक पर्सन था जो उसे पसंद करता था, लेकिन जब बाइटिंग ने उससे कहा कि वो उसके साथ कांटेक्ट कैसे करे, तब उस पर्सन ने ही कहा था कि अगर वो उसके साथ कांटेक्ट करना चाहती है तो उससे फैंजाओ के पास जाकर मिलना चाहिए और तब से ही वो फैंजाओ को जानती थी। बाइटिंग उसे ये भी कहती है कि वो एक बार फैंजाओ को थैंक यू भी कही थी, लेकिन फैंजाओ उसे कहा कि वो उसे थैंक यू ना कहे क्योंकि वो जो ये सब कुछ कर रहा है सिर्फ
अपने गॉड के लिए कर रहा है, तो अगर उसे थैंक यू कहना ही है तो वो उसके गॉड से कहे। ये सब कुछ सुनकर सोलंग का हैंड शेक करने लगता है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या ये सब कुछ कोई प्लान था या फिर उसने जो सोचा था वो गलत था। क्या फैंजाओ सच में उसकी मदद कर रहा था? फिर उस रेस्टोरेंट से वापस आते टाइम जब वो रोड से वॉक करते हुए घर वापस आ रहा था, उसके दिमाग में बस एक ही बात चल रहा था, क्या सच में ये सारा इंसिडेंट ऐसे ही हुआ था या फिर ये भी उसका कोई प्लान था। लेकिन उसे अच्छे से पता है कि फैंजाओ का भगवान कौन है, फैंजाओ किसे अपना भगवान मानता है। इसके बाद करीब 1 साल बीत जाता है। सोलंग को कुछ मेडिसिन चाहिए था तो वो एक शॉप पर जाता है। सब कुछ खरीदने के बाद जब वो बाहर आ रहा था, पीछे से एक पर्सन उसे बुलाता है, एक्सक्यूज मी, शायद ये आपका है। सोलंग पीछे टर्न होता है और सामने जो पर्सन खड़ा हुआ था उसे देखकर उसका दिल थम जाता है। वो कोई और नहीं फैंजाओ था, लेकिन उसका चेहरा बिल्कुल चेंज था। अब उसके चेहरे पर पहले की तरह वो एटीट्यूड नहीं था, वो पूरी तरीके से बदल गया था। सोलंग उसके हाथ से वो मेडिसिन लेता है, तब फैंजाओ उसे अपना बिजनेस कार्ड देता है और कहता है कि ये हमारी मेडिकल शॉप का कार्ड है, अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो या फिर किसी मेडिसिन के बारे में जानना हो तो आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। सोलंग उसके कार्ड की ओर देखता है। फैंजाओ ने जो कपड़े पहना हुआ था वो बिल्कुल नॉर्मल था। कोई भी देखकर बता ही नहीं सकता कि कुछ साल पहले ये पर्सन कितना ज़्यादा रिच था। उसका लुक्स, उसका ड्रेसिंग सेंस, वो पर्सन, सब कुछ बदल गया था, लेकिन सिर्फ एक चीज़ कॉमन था और वो है उसका हैंड वॉच। सोलंग एक बार उस हैंड वॉच की तरफ देखता है, लेकिन वो कार्ड उसके हाथ से नहीं लेता है। फिर वहाँ से जाने से पहले वो बस एक ही बात कहता है कि ये मेडिसिन्स वो ज़्यादा यूज़ नहीं करता है क्योंकि ये बहुत एक्सपेंसिव है। वो तो उसके कुछ काम की वजह से उसे लेना पड़ रहा है, तो कभी भी उसे उसके साथ कांटेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। वहाँ से वापस आकर वो सीधा अपने घर की ओर जा रहा था, लेकिन तभी उसे रियलाइज़ होता है बाइक पर कोई पर्सन उसे फॉलो कर रहा है। थोड़ी दूर जाते ही वो बाइक बिल्कुल उसके सामने आकर रुक जाता है। वो पर्सन अपने हेलमेट को ओपन करता है और सोलंग की ओर देखने लगता है। सोलंग नोटिस करता है कि सच में फैंजाओ कितना ज़्यादा चेंज हो गया है, लेकिन अभी भी उसका पर्सनैलिटी इतना अच्छा है कि कोई भी उसकी ओर अट्रैक्ट हो सकता है। सोलंग तो एकदम उसे इग्नोर करके वहाँ से जाने लगता है। तभी फैंजाओ पीछे से कहता है, मुझसे डरो मत, मैं कुछ नहीं करूँगा। हम दोनों एक ही सिटी में रहते हैं, बट फिर भी तुम्हें मुझसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बस प्रिटेंड करना कि आज हम दोनों की मुलाकात नहीं हुआ था। और हाँ, अगर कभी भी तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़े तो मुझे बुला लेना। तुम जिस वक्त मुझे अपने पास बुलाओगे मैं उसी वक्त तुम्हारे सामने पहुंच जाऊंगा। ये कहने के बाद वो अपनी हेलमेट पहन लेता है और वहाँ से चला जाता है। उस दिन रात को जब तियन तियन बेड पर सो रहा था, यो सोलंग बालकनी पर आता है और स्मोक करने लगता है। कुछ टाइम बाद वो अपनी पॉकेट से फ़ोन निकाल कर 1 साल पहले की वो न्यूज़ चेक करता है। फैन फैमिली के साथ आखिर क्या हुआ इसका डिटेल्स तो उसे मिल जाता है, फैंजाओ के डैड का, उसके भाइयों का। लेकिन जब वो स्क्रॉल कर रहा था, फैंजाओ के बारे में उसे कोई न्यूज़ नहीं मिलता है। और राइट, लौटूंगी बहुत जल्द नेक्स्ट पार्ट के साथ। सी यू सून, टाटा।